तो नमस्कार। सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम है इस लाइव क्लास में। हेलो 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 हेलो। सर नमस्कार। आप तक आवाज पहुंच रही है या नहीं? जी सर, पहुंच आ यस रही है सर, आवाज। पहुंच रही। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलिए दोस्तों, तो आपका जेआईबी का एग्जाम पहली बार अपेयर हो रहे हैं या पहले अपेयर हो चुके हैं, और अगर आपका पेपर नहीं निकला तो उन सब बातों को छोड़ते हुए, उसके एक्सपीरियंस को यूज करते हुए हमको प्रॉपर तैयारी करनी है। और ये मेरा 18th ईयर शुरू हो रहा है जेआईबी और सीआईबी की क्लासेस लेते हुए। तो डेफिनेटली है कि अगर हम 18th ईयर हो रहा है, 32 34 बैच हमने अगर पढ़ा है, तो कुछ ना कुछ अ, हम हमारे में भी इतना इम्प्रूवमेंट आया होगा, हम पेपर को समझ पाए होंगे। और बहुत से गाइडेंस हैं जिसको हम हमेशा बोलते हैं कि एक मेंटरशिप का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे नहीं हैं। छोटे बच्चों को तो टीचर को पता है कि ये समझाना है, ये सिखाना हो जाए काम। लेकिन जो एडल्ट लर्निंग होती है, उसमें मेंटर के बिना एडल्ट लर्निंग होने में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी, मतलब उसका होना जरूरी है। उसमें आपने देखा होगा कि लोग स्पिरिचुअल ग्रुप बनाते हैं, 50 50 के लोग ईयर के लोग होते हैं, और वो 20 20 साल के लोगों को अपना गुरु मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कोई आपको गाइड करे, सपोर्ट करे, मोटिवेट करे, आपको आपसे नाराज हो, हर तरह का यहाँ पर रीइंफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। ठीक है। और इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़रूरी होता है कि हम लोग क्या करें कि आपको उस रिक्वायरमेंट को आपको पूरा करें, और आप जो हैं एक बेहतर तैयारी कर पाएँ। ठीक है। और जो लोग भी इस समय यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो उनको ये जानकारी दे दें कि हमारा जो ये जो जेआईबी वाला जो बैच है, ये जो न्यू बैच अब शुरू होगा, इसमें आपको ये ये प्राइसेस ना हो करके, आपके जो प्राइसेस होंगे वो प्राइसेस होंगे 4999। बट ड्यूरिंग अभी जो रजिस्ट्रेशन डिस्काउंट चल रहा है, उसमें आपको मिलेगा 3999 में। ठीक है। जिसमें आपको इंटरेक्टिव लाइव बैच तो पूरा कंप्लीट होगा ही होगा, और एमसीक्यू और रिकॉर्डेड एमसीक्यू जो है सर ने डेवलप किए हुए हैं। बाकी टीम आपको जो है आपके चारों पेपर को कराएगी। ठीक है। अपने बैंकिंग एक्सपीरियंस और अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको देखते हुए। ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। ठीक। तो आप नए जो लोग हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, और जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, उन लोगों के लिए सबसे पहले मैं शुरू करूंगा जो हमारा सिलेबस है। अच्छा, इसमें एक बात और है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछला वाला सेशन देखा था, तो वो चाहे तो क्लास को स्किप भी कर सकते हैं, बट एक बार दोबारा सुनने के हिसाब से आप लोग अगर दोबारा सुनते हैं तो उसका फायदा आपको मिलेगा। ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, और इस तरह से हमारी क्लासेस जो है इंडियन इकोनॉमी का जो है आज हम वो कर रहे हैं। ठीक। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो। गुड सर। चलिए दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग।
एक मिनट रुकिएगा जरा सा। बारहवीं डेट से हमारी मिड मई के आसपास ये स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर सामने जो है सिलेबस है, और जिन लोगों को सिलेबस वैसे चाहिए होगा तो वैसे भी दे देंगे। बाकी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बुक जरूर खरीदिएगा। रिवीजन के टाइम बुक का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बुक को रिवाइज करना इसलिए आसान होता है, जिस पेज को रेफर करना आप एकदम से उस पेज पे आते हैं। ई ई कंटेंट में वो चीजें ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो बुक की बहुत हेल्प रहती है, तो उसमें भी नहीं। ठीक है। तो देखिए, इसमें दो पार्ट हैं, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। जो भी आज क्लास देख रहे हैं, यकीन मानिएगा कि इस क्लास का बहुत बड़ा फर्क आपको मिलने वाला है। क्यों? क्यों फर्क मिलने वाला है? क्योंकि जब हमें सिलेबस क्लैरिटी होती है, टॉपिक क्लैरिटी होती है, तो हम उस पेपर को बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाते हैं। ठीक है। इसमें जो ए और बी मॉड्यूल हैं, इनिशियली जो ए और बी मॉड्यूल हैं वो हमारे कवर करते हैं इंडियन इकोनॉमी को, और जो सी और डी मॉड्यूल हैं वो हमारे कवर करते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को। इसमें जिन लोगों ने एमए इकोनॉमिक्स, एम कॉम या एमबीए किया हुआ है, उन लोगों के लिए ये पार्ट थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, इंडियन इकोनॉमी वाला। ठीक है। बट जितने लोग भी आईबीपीएस के थ्रू अपना बैंकिंग में आते हैं, तो उन लोगों का ये पार्ट, मैं ये कह सकता हूं डायरेक्टली कि 30 से 40% रेडी होता है। केवल उनको बैंकिंग लेवल पे उसको फाइन ट्यून करना पड़ता है। ठीक है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम मॉड्यूल ए की बात करें तो इसमें सबसे पहले बेसिक जो इकोनॉमी होती है इंडियन, अच्छा इकोनॉमी नहीं, इंडियन इकोनॉमी का ओवरव्यू, कैसे कैसे थी, ब्रिटिश एरा में कैसे थी, फिर कैसे हुआ, 2008 के बाद क्यों, इसे 3-4 फेजेस में बांट के उसे समझाया। सेकंड चैप्टर आपका दोस्तों इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, यानी कि 5 ईयर प्लान कह लीजिए या नीति आयोग कह लीजिए, ये important बातें हैं। ठीक। नेक्स्ट आता है आपका सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने माइक को बंद रखें, अगर क्वेश्चन पूछना हो तभी आप पूछें। ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि मोटे तौर पर तो हमारे 3 सेक्टर हैं, लेकिन आज आप, मतलब जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो पहली बार आप पढ़ेंगे कि इसमें एक क्वाटरनरी और क्विनरी सेक्टर भी दिखने को मिल गया। पहले आपने इसका नाम भी शायद ना सुना हो। ठीक है। उसके बाद आता है रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। ये चैप्टर आपका पैरेलली पीपीबी में इंपॉर्टेंट है, यही चैप्टर आपका पैरेलली रिटेल में इंपॉर्टेंट है, और इवन जो है सीआईबी में भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह देखा जाएगा तो रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई ये बहुत इंपॉर्टेंट। और जितने चैप्टर आपके कॉमन हैं, यानी एक उधर और एक इधर, उसको जरूर आप यूज करिएगा। ये जो 2 चैप्टर कॉमन होते हैं उनका फायदा एक जगह अच्छी तरह करेंगे तो अगर इसमें क्वेश्चन नहीं आया तो वहां क्वेश्चन आपको मिल सकता है, अगर इसमें क्वेश्चन नहीं आया तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात आती है नेक्स्ट चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको पता ही कि आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत जोर हो रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंक्लूड करके एक चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, ये जो हमारा एलपीजी वाला जो सिस्टम आया था 1991 से, तो वो तब हमारा जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो सिस्टम था, उस ग्लोबलाइजेशन को यहाँ पर डिटेल किया हुआ है। ठीक है। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या क्या हुए हमारे पूरे इकोनॉमी को देखते हुए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमारी क्या है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिलेशन क्या है। कुछ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात की है, जो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ है। उसके बाद बात हुई है क्लाइमेट चेंज की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें से भी डेफिनेटली क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल है।
इंडियन इकोनॉमी कौन कौन से जो है इशू फेस कर रही है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मॉड्यूल बी। नेक्स्ट आपका आता है मॉड्यूल बी। ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल बी, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द बैंकिंग। अब यहां पर क्या है कि बैंकिंग से इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को रिलेट किया गया है, जिसमें ये चैप्टर बेसिकली पहले ये मॉड्यूल पूरा CAIIB में होता था। ये पूरा मॉड्यूल CAIIB में होता था और वहां से उठा के नए सिलेबस में आपके वहां लाया गया है। इसमें क्या है, इकोनॉमी को बैंकिंग से जोड़ा गया, यानी कि वो इकोनॉमी बैंकिंग से कैसे कनेक्टेड है। जैसे बहुत बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक है, तो मैक्रो इकोनॉमी में बैंकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। उसके अलावा सप्लाई एंड डिमांड इकोनॉमिक्स का अगर सबसे पहला कोई यूनिट या टॉपिक कोई भी कवर करता है तो वो कौन कौन सा करता है, सप्लाई ऑफ डिमांड। ठीक है। मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आमतौर पर 5 क्वेश्चन इससे जो है पूछे जाते हैं। ठीक है। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी 3 to 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक। बात आती है बिजनेस साइकिल की, बहुत छोटा और 3 पन्नों का चैप्टर है, इसमें भी एक क्वेश्चन आमतौर पर मिलता ही मिलता है। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी आप लोग काफी कुछ समझते हैं, बट यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया तरीके से डेप्थ में हमको इसको पढ़ना होगा। नेशनल इनकम एंड जीडीपी हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा, 2 से 3 मार्क्स इसमें रहते हैं और इसमें जो है न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है। यूनियन बजट है, अगेन 2 से 3 मार्क्स है और इससे भी जो न्यूमेरिकल्स जो है पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमारा पार्ट था, ये हमारा पार्ट था पूरा इंडियन इकोनॉमी का पार्ट था। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो अपना मॉड्यूल है नेक्स्ट वाला मॉड्यूल, मॉड्यूल सी, इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। तो जैसा मैंने बताया था कि 2 मॉड्यूल हमारे जो हैं वो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर के हैं। तो इसमें सबसे पहले बेसिक इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर यानी कि कैसे बना हुआ है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बताया गया जिसमें हमारा पूरा डेवलपमेंट हुआ है कि कैसे कैसे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप हुआ। इंडिया का जो बैंक, अब देखो फाइनेंशियल सिस्टम एक अलग बात है और बैंकिंग स्ट्रक्चर उसका एक पार्ट है, मतलब हम बैंकिंग स्ट्रक्चर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का एक पार्ट है ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। तो बैंकिंग जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है वो किस तरह से हुआ है, और उसके साथ साथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये RBI, ये 2 एक्ट आपके PPB में भी कहीं सुनने को मिलते हैं, लेकिन साथ साथ में जब आप CIB में जाएंगे तो BRBL में ये बिल्कुल पैरेलली आपको देखने को मिलेंगे। और वैसे भी ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और RBI एक्ट आपको अच्छी तरह से आने भी चाहिए। कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। इनका काम क्या है कि इन्होंने जो हमारा जिससे डेवलपमेंट होता है ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं। ठीक है। इनमें कुछ नेम यहाँ पे आपको देखने मिल रहे हैं, IFCI है। ठीक है। ICICI ये बैंक वाला नहीं जो पहले था। ठीक है। IDBI बैंक नहीं जो पहले था, और सिडबी है, नाबार्ड है, NFID, NHB, एक्सिम बैंक, ये सब होते हैं। ठीक है। फिर आता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जिसकी आजकल काफी नाम आप देख रहे हैं आजकल काफी। ठीक है। इसमें सारे जो है जो अपना SFG वाला सिस्टम है, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप है, ये सब चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है। नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज भी, अब NBFC ने काफी बोलबाला किया, बैंकों को अच्छी टक्कर दे रखी है, ये सारी चीजें आती है। NBFC की डिटेल्स इसमें सारी बारे में, कितना कितना कैपिटल चाहिए, ये चीजें। फिर हम देख पाते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी भी हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है, इसके बारे में पूरा पहले ये चैप्टर PPB में हुआ करता था, अब यहाँ आ गया। ठीक है। और जितने भी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उनके रेगुलेटर हैं, सेबी है, इरडाई है, RBI है, PFRD है। तो 4 पार्ट है इसके। और बैंकिंग सेक्टर में डेवलपमेंट और रिफॉर्म्स की क्या बात है, जैसे हमने इकोनॉमिक सेक्टर में देखा, ऐसी बैंकिंग। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, नेक्स्ट जो मॉड्यूल आता है वो आता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मॉड्यूल D, जो कि फिर अगेन फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ठीक है।
यानी हम लोग क्या किस किन चीजों की डीले करते हैं। तो ये जो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट वाला है, जिसमें से मनी मार्केट वाला मेजर पार्ट आपका वही जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में जो नाम आते हैं वही चीजें हैं, ठीक है। कैपिटल मार्केट यानी शेयर मार्केट से यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। फिक्स इनकम मार्केट जो डेट एंड बॉन्ड बॉन्ड मार्केट है, ये भी यहाँ पर हमारे यहाँ पर डायरेक्ट जुड़ गए हैं। इस बीच में अगर कोई किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो पूछ लीजिए, क्योंकि अगर आप इनिशियली बढ़िया से स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे जब आप स्कूल डेज में होते हैं तो एक नई कॉपी लेके आते हैं, नोटबुक लेते हैं, उसमें शुरू में नाम लिखते हैं बढ़िया बढ़िया, तो वो जितनी अच्छी शुरुआत करते हैं उतना आपको आगे उसका बेनिफिट मिलता है। कैपिटल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज को डिटेल में दिया हुआ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। फिर बात आती है फॉरेक्स मार्केट की, ठीक है। तो फॉरेक्स मार्केट है, और जैसे हमें पता ही है कि डेट फिक्स इनकम यानी डेट मार्केट, कैपिटल मार्केट और फॉरेक्स मार्केट और मनी मार्केट, यही 4 मेजर मार्केट हमारे हैं, और उनके साथ सप्लीमेंट्री हमारी इंश्योरेंस पेंशन भी हमारी चलती है, ठीक। इंटर कनेक्शन ऑफ वेरियस मार्केट और टाइम, यानी कि इन सब का आपस में कैसे कनेक्शन है वो होता है। मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, यानी कि जितने भी कैपिटल हमारा जो कंपनीज हैं उनको जब पैसा वैसा चाहिए होता है तो कैसे वो करती हैं, ठीक है। उसके अलावा फैक्टरिंग फोरफिटिंग है, ये जो है आपके सीआईबी में भी अगेन बिल्कुल पैरेलल है। और वेंचर कैपिटल है, यानी वेंचर कैपिटल का मतलब ऐसी कैपिटल जिससे कोई भी कारोबार या कोई इंडस्ट्री स्टार्ट की जाती है, ठीक है। लीजिंग एंड हायर परचेज, ये नया चैप्टर जुड़ा हुआ, पहले ये नहीं हुआ करता था। यानी हम लोग जब एसेट को लीज लीज फाइनेंस बोलते हैं, हम लोग एसेट को लीजिंग करते हैं, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये आपका डबल काम आएगा, यहाँ पर भी काम आएगा, और आपका खासकर से इसमें जो सीआईसी वाला पार्ट है, जो क्रेडिट स्कोरिंग वाला है, देखो सीआरए अलग चीज है, सीआईसी अलग चीज है। तो सीआईसी वाला पीपीबी में भी और रिटेल में भी एक बिल्कुल चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। म्यूचुअल फंड अगेन, देखो म्यूचुअल फंड और आपका इंश्योरेंस, इन दोनों का कुछ कनेक्शन रिटेल पेपर से भी है, ठीक है। और वैसे भी जो रिटेल पेपर है वो रिटेल पेपर कॉम्बिनेशन है, आपके कुछ पार्ट 40 से 50% पीपीवी का पार्ट है, और थोड़ा पार्ट आपका इसमें शामिल होता है हमारा इसका इंडियन इकोनॉमी का भी, ठीक है। इंश्योरेंस के प्रोडक्ट अगेन रिटेल में आपको हेल्पफुल रहते हैं। पेंशन फंड अगेन इसमें ये देखो, ये बिल्कुल डायरेक्ट प्रोडक्ट हैं जो आपके इसमें भी दिखाई देंगे रिटेल के पेपर पे, ठीक है। उसके अलावा पैरा बैंकिंग की बातें हैं, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड्स क्या करते हैं बैंक, वो है। और रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड का कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं ये सारी चीजें, ये बिल्कुल नया सा है आपके लिए। तो इस तरह से हम दोस्तों देख पाते हैं कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी का जो सिलेबस है वो किस तरह से है। आज आपको इनिशिएट करने के लिए, इग्नाइट करने के लिए, और आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए सेशन लिया, जिससे आप ये समझ पाए कि हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है। और दोस्तों ये हमने आपको बताया कि इस सिलेबस को कैसे करना है। आपको केवल एक बिलीव रखना है, ट्रस्ट रखना है कि कंटिन्यूस रहना है, और जेआईबी तो करेंगे करेंगे, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। इस कोर्स के ड्यूरेशन में आप बैंकिंग के उन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझेंगे जो आपके पूरे बैंकिंग कैरियर में आपको हेल्पफुल होंगे। और कोई स्पेशल क्वेरी अगर आप लोग चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कुछ लोगों ने ये सेशन सुबह अटेंड कर लिया था, इसलिए वो अभी नहीं है। ये सेशन दोबारा इसलिए किया गया कि जो लोग नहीं अटेंड कर पाए थे वो लोग इसको अटेंड कर ले। अगर कोई क्वेरी है तो ठीक है, और आपको जो भी क्लास का शेड्यूल होगा वो टाइम टू टाइम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। ओके।